टिश्यू, उपकली ऊतक। उपकली या एपिथेलियम ऊतक की दो उपश्रेणियाँ होती हैं। एक को हम कहते हैं आच्छादन उपकलाएँ। आच्छादन उपकलाएँ अर्थात कवरिंग एपिथेलियल, और दूसरा होता है ग्लैंडुलर टिश्यूज, ग्रंथिल ऊतक। तो सबसे पहले कवरिंग एपिथेलिया या एपिथेलियम की आच्छादन उपकलाएँ क्या है। तो एपिथेलियम शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले 18वीं सदी में डच वैज्ञानिक रायूस ने एपिथेलियम शब्द का उपयोग किया। आच्छादन उपकलाएँ जो है कोशिकाओं के एक या अधिक स्तरों के रूप में अंतरांगों के बाहर एवं भीतरी जो उघड़ी सतह होती है, उसी उघड़ी सतह पर, भीतरी उघड़ी सतह पर या अंतरांग के बाहरी सतह पर ठीक उसी प्रकार से ये आच्छादन उपकलाएँ लगी होती हैं। जिस प्रकार से सब्जी के में जो है ऊपर छिलका होता है, उसी प्रकार ये अंतरांगों के ऊपर या अंतरांगों के अंदर उघड़ी सतह पर जो है ये उपकलाएँ सदी होती है, लगी होती है। जो ठोस अंतरांग हैं जैसे जीवा है, गुर्दा अर्थात किडनी है, यकृत है, इन पर जो है बाहर की ओर जो है कवरिंग एपिथेलियम आच्छादन उपकलाएँ का आवरण जो है पाया जाता है। तथा जो खोखले अंतरांग है जैसे श्वास नाल है, आहार नाल है, रुधिर वाहिनियाँ हैं, इनके भीतरी और बाहर इसी ऊतक का एक या एक से अधिक स्तर आच्छादित होती रहती है। अर्थात ये कवरिंग मीन्स आवरण, ये हमारे अंतरांगों को बाहर से भी और यदि खोखला है तो अंदर से भी ये ढकने का काम करता है, सुरक्षात्मक आवरण बनाने का कार्य करता है। तो इस कवरिंग एपिथेलिया की ओरिजिन और जनरल स्ट्रक्चर क्या है, उत्पत्ति और सामान्य रचना क्या है। तो उपकलाएँ जो हैं, जो भ्रूणीय परिवर्धन है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, इस भ्रूणीय परिवर्धन में जो 3 जननिक स्तर है, इन तीनों जननिक स्तर से जो है उपकलाएँ बनते हैं। जैसे एक्टोडर्म से त्वचा की एपिडर्मिस, मीजोडर्म से देह गुहा का उपकलाएँ तथा एंडोडर्म से आहार नाल की जो श्लेष्मिक उपकला है, इनका निर्माण होता है। अर्थात जो तीनों जननिक स्तर हैं, इन तीनों से एपिथेलियल टिश्यू का निर्माण होता है। उपकलाएँ की जो कोशिकाएँ होती है, ये कोशिकाएँ परस्पर एक दूसरे से सटी होती हैं और एक निर्जीव आधार कला पर सदी होती हैं। जैसे देखते हैं कि हम मकान बनवाते हैं तो 2 ईंट आपस में जुड़ता है, तो जुड़ने के लिए उनके बीच में जो है सीमेंट और बालू का उपयोग किया जाता है। वैसे ही जो है ये आधार कला की जो आधार उपकलाएँ हैं, इनकी कोशिकाएँ जो है आपस में सटी होती है और एक निर्जीव आधार कला पर सधी होती है। आधार कला में 2 स्तर होते हैं। उपकला की ओर जो है आधार पटल होता है तथा उपकला की नीचे जो है संयोजी ऊतक का बना अर्थात संयोजी ऊतक जाल पटल होता है। जो आधार पटल होता है, आधार पटल के संयोजन में जो है कोलेजन क्या है, प्रोटीन फाइबर्स है, प्रोटीन्स है। तो आधार पटल के संयोजन में जो है कोलेजन और लेमिनिन प्रोटीन्स के जो है तंतु होते हैं।
तथा एपिथेलियमी कोशिकाओं के द्वारा स्रावित प्रोटियोग्लाइकन्स भी भाग लेते हैं, जबकि जाल पटल के संयोजन में जो है नीचे के संयोजी ऊतक की कोशिकाओं द्वारा स्रावित जाल तंतु फाइब्रोनेक्टिन, नीचे की कोशिकाओं के द्वारा स्रावित जो जाल तंतु होता है जिसे हम फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन कहते हैं और ग्लाइकोप्रोटीन, इन दोनों के संयोजन से जाल पटल बनता है। अर्थात जाल पटल के संयोजन में जो है ये फाइब्रोनेक्टिन प्रोटीन है और ग्लाइकोप्रोटीन्स है। कोशिकाओं का जो भी रासायनिक आदान प्रदान होता है या आधार कला के आर पार नीचे स्थित संयोजी ऊतक के ऊतक द्रव्य से होता है। अर्थात इस संयोजी ऊतक के जो ऊतक द्रव्य है उन्हीं के द्वारा जो है कोशिकाओं के बाहर बाह्य वातावरण में के शरीर के अंदर ही, लेकिन उस कोशिका के बाहर जितने भी रासायनिक पदार्थों का आदान प्रदान होता है ये संयोजी ऊतक के ऊतक द्रव्य से होता है। तो इस प्रकार से जो है ये सामान्य संरचना रहे किसका, एपिथेलियल टिश्यू का, कि कैसे इनकी उत्पत्ति होती है, इनकी सामान्य संरचना क्या है। तो इनकी सामान्य संरचना जो कि एक निर्जीव आधार पटल पर सदी होती है। इसमें आधार पटल के संयोजन में अभी हमने बताया कि कोलेजन तथा लेमिनिन्स प्रोटीन्स होती हैं तथा इनके द्वारा स्रावित प्रोटियोग्लाइकन्स होती है। इनके नीचे जो जाल पटल है, इस जाल पटल में हमने क्या बताया भाई कि जो जाल फाइब्रोनेक्टिन है और ग्लाइकोप्रोटीन्स। फाइब्रोनेक्टिन भी क्या है, प्रोटीन्स मॉलिक्यूल्स हैं। ग्लाइकोप्रोटीन्स प्रोटीन्स हैं लेकिन ग्लूकोज के साथ संयोजित प्रोटीन्स हैं। और कोशिकाओं का रासायनिक सारा आदान प्रदान जो है इन्हीं संयोजी ऊतक के ऊतक द्रव्य से होता है। संयोजी ऊतक अर्थात इनके नीचे स्थित आधार, ये जो एपिथेलियमी ऊतक है इनके नीचे स्थित संयोजी ऊतक के ऊतक द्रव्य से होता है। आगे है कि सेल एडहेशंस एंड इंटरसेलुलर कॉन्टैक्ट्स, अर्थात कोशिकीय आसंजन एवं आंतर कोशिकीय संपर्क। तो केवल आधार कला पर सदी जो उपकलाएं होती हैं इनकी कोशिकाएं जो हैं सुगमता से टूट जाती हैं। जैसे यहाँ जो है एक एक ईंट जो है जोड़कर रख दें तो आसानी से टूट जाएगा, लेकिन उस ईंट के नीचे भी कोई आधार हो, कोई बेस हो तो ऊपर का जो है दीवार जो जोड़े हैं वो आसानी से टूटता नहीं है। वैसे ही केवल आधार कला पर जो सदी उपकला वह सुगमता से खंडित हो सकती है। अतः जो है उपकला के निकटवर्ती जो कोशिकाएं होती हैं, उपकला के आसपास की जो कोशिकाएं होती है ये विविध प्रकार के आसंजनों के द्वारा अर्थात बंधनों के द्वारा परस्पर जो है जुड़कर उपकला की अखंडता को जो है बनाए रखती है। तो कौन कौन से बंधन हैं, कौन कौन से प्रमुख बंधन इसमें भाग लेते हैं, तो उसमें पहला है टाइट जंक्शंस अर्थात दृढ़ बंधन, कि इसमें उपकला सतह के ठीक नीचे जो निकटवर्ती कोशिकाएं हैं ये दृढ़ता पूर्वक एक दूसरे से परस्पर गुंथकर और इस प्रकार से जुड़ जाती हैं। उनके बीच में जो अंतराकोशिकीय पदार्थ है ये अंतराकोशिकीय पदार्थ जो है इस प्रकार से उसको सील बंद कर देती हैं कि उनसे होकर जल या अर्थात तरल पदार्थ का भी रिसाव संभव नहीं है। कोई भी बाहरी पदार्थ उपकला की सतह से रिसकर आंतरकोशिकीय पदार्थ में नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार के बंधन को हम दृढ़ बंधन या टाइट जंक्शंस कहते हैं। और ऐसी बंधन जो है मेखलाओं में, आमाशय में, आंत में, मूत्राशय में
ये बंधन पाया जाता है। इसलिए इस बंधन के कारण ही इनसे होकर किसी भी तरल पदार्थ का बाहर या इनके अंदर जो है आदान प्रदान नहीं होता है। तो इसे हम टाइट जंक्शंस या दृढ़ बंधन कहते हैं। फिर है एनकोरिंग जंक्शंस। एनकोरिंग जंक्शंस मीन्स संलागी बंधन। ये संलागी बंधन भी पूर्णतः जो है दृढ़ बंधन के समान ही होता है। इनमें भी निकटवर्ती जो निकटवर्ती उपकलीय कोशिकाएं हैं, इनको दृढ़ता पूर्वक बांधे रखने के लिए ये संलागी बंधन होता है। इनमें भी जो है जो निकटवर्ती कोशिका होती है, ये इस प्रकार से बन जाती है कि अपने से होकर किसी भी पदार्थ का आदान प्रदान नहीं होने देती है। अर्थात निकटवर्ती कोशिकाओं के कोशिका कंकाल होते हैं और कुछ तंतु भाग लेते हैं। इनमें जो है निकटवर्ती कोशिका के अलावा कुछ तंतु भी भाग लेते हैं। ऐसे बंधन जो है त्वचा में पाया जाता है, अमाशय में पाया जाता है, आंत में पाया जाता है, गर्भाशय ग्रीवा में पाया जाता है नहीं, तथा हृदय पेशी में भी ऐसा बंधन पाया जाता है। तो ये है संलागी बंधन। फिर है गैप जंक्शंस या अंतराल बंधन। गैप जंक्शंस या अंतराल बंधन ये निकटवर्ती कोशिका कला के ऐसे गोल से संपर्क स्थान होते हैं। अर्थात निकटवर्ती जो कोशिका कला है, यदि उसकी कोशिकाएं जो ऐसे गोल से हैं, ऐसी कोशिकाएं गोल से हैं और ये आपस में बंध रही है, तो बीच में यहाँ जो है ये जगह दिखाई देता है नहीं। तो इस गैप बंधन में जो है निकटवर्ती कोशिका कला के ऐसे गोल से संपर्क स्थान होते हैं जहाँ इन कलाओं की कुल्या प्रोटीन्स मिलकर कलाओं के आर पार, कलाओं के कुल्या प्रोटीन्स, चैनल प्रोटीन्स मिलकर कलाओं के आर पार जो है सूक्ष्म छिद्र बना देती हैं। तो इन छिद्रों से निकटवर्ती कोशिकाओं के बीच आयनों का या छोटे अणुओं का या रासायनिक संकेतों का आदान प्रदान होता रहता है। तो ऐसे बंधन को हम अंतराल बंधन या गैप जंक्शंस कहते हैं। फिर चलते हैं कि ये तो बंधन रहा कि कितने प्रकार के बंधन से उपकला की कोशिकाएं या उपकला की निकटवर्ती कोशिकाएं आपस में जुड़कर और उपकला को सहारा देती हैं नहीं, तो आसंजन है। और आगे है कि उपकला के क्या कार्य हैं। फंक्शंस ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज। तो उपकलाओं का मूल कार्य शरीर एवं अंतरांगों की सुरक्षा प्रदान करना है। जिसे हम कहें कि इस विद्यालय के चारों ओर जो चार दीवारी है उसका क्या कार्य है, तो चार दीवारी का कार्य है विद्यालय को सुरक्षा प्रदान करना। हम जो कपड़ा पहने हैं इसका क्या कार्य है, तो ये कपड़ा जो है धूप से, बारिश से, धूल से, इन सब से हमारे शरीर को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक उसी प्रकार ये उपकलाएं जो हैं ये शरीर एवं अंतरंगों के लिए सुरक्षात्मक आवरण के रूप में होता है। ये भीतर स्थित ऊतकों की कोशिकाओं को चोट से, हानिकारक पदार्थों से, जीवाणुओं के आक्रमण से या इनके दुष्प्रभावों से हमारे शरीर के अंदर जो कोशिका है उसको भी और शरीर को भी बचाने का कार्य करता है। फिर है दूसरा कि दूसरा कार्य क्या है एपिथेलियल टिश्यू का, तो दूसरा कार्य है कि हमारे त्वचा पर जो है अमेघ बाढ़ का कार्य करता है। अमेघ बाढ़ का कार्य करता है। जैसे यदि जो है किसी फल को तोड़ने के लिए और हम वृक्ष पर, पेड़ पर, आम के पेड़ पर चढ़ रहे हैं, आम के फल को तोड़ने के लिए जिस डाली को पकड़ कर चढ़ने का प्रयास कर रहे हैं वो डाली टूट जाती है तो हम नीचे आ जाते हैं,
फल जो है टूटने से बच जाता है, वैसे कोई जीवाणु आकर यदि हमारे त्वचा पर, कोई रोगाणु आकर हमारे त्वचा पर, जैसे जो कि नेकेड है, नग्न आंखों से, नेकेड आई से नहीं हम दे सकते हैं क्योंकि वो माइक्रोब्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, जैसे ही बैठते हैं ये त्वचा के ऊपर जो एपिडर्मिस होता है वो जो है सल्क के रूप में गिर जाए यदि, तो जीवाणु भी क्या होता है हमारे शरीर से, वो रोगाणु भी हमारे शरीर से क्या हो जाता है, दूर हो जाता है। अर्थात त्वचा जो है अमेघ बाढ़ की भांति जो है कार्य करता है। फिर आगे है कि अंतरांगों का अपने आप, अगला कार्य हो जाएगा कि अंतरांगों का अपने आप सारे पदार्थों का आदान प्रदान जो है इन्हीं एपिथेलियमी अर्थात कवरिंग एपिथेलियम से होता है। तो यह चयन करने का भी काम करता है कि कौन सा पदार्थ जो है हमसे होकर अंदर जाएगा और कौन सा पदार्थ अंदर से हमसे होकर बाहर जाएगा। अर्थात एक सेलेक्टिव मेम्ब्रेन, चयनात्मक आवरण की भांति कार्य करता है। ऐसे है कि आहार नाल की जो उपकलाएं होती हैं, ये आहार नाल की उपकलाएं जो हैं पाचक रस का स्रावण करती हैं, जिनकी पाचन क्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऐसे है